हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को आप जरूर अपने एग्जाम से पहले करके जाइएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके लास्ट के कुछ ऐसे लास्ट प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ में इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट अगर आप इनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है ये टॉपिक, भले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज ना आए, बट डेफिनेटली इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग, जैसा कि जो मैं आपको बताया, ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम या फिर आपके सेट एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को आपको मैं साथ डिस्कस करता हूं। और इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम हमारी बीएसआई एकेडमी टीम। तो अगर आपने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आइए इन क्वेश्चंस को आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, दो तरफ मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी में। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप देख लीजिएगा। बट मैं जो क्वेश्चंस को आपके सामने जो डिस्कस करूंगा, मतलब भली वो डिस्कस करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा, बट मैं जो पढ़ूंगा क्वेश्चन आपको वो इंग्लिश में पढ़ूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द रेफरेंस सेक्शन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। यानी हम लोग जो है, जब भी हम लोग कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो रेफरेंस सेक्शन में हम लोग किस किस को डिस्कस करते हैं? बिब्लियोग्राफी को, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन को, अपेंडिक्स को, या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? तो देखिए यहां पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि जब हम लोग रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस करते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हमारा बिब्लियोग्राफी होता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी होता है। एक मिनट में कर, आपका ये मार्कर जो है थोड़ा डिफरेंट आएगा, मैं ब्लैक ले लेता हूं और ब्लैक के साथ जो है आपका, यस ठीक है, अब ये सही रहेगा। बिब्लियोग्राफी जो है वो रोल, बिब्लियोग्राफी जो है हम लोग रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। साथ में अपेंडिक्स भी जो होता है वो हमारा जो है, ये भी जो है रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट होता है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है, ये दोनों के दोनों जो है हमारे रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट नहीं, तो बल्कि ये हमारे चैप्टर्स होते हैं, मेन चैप्टर होते हैं। साथ में जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होता है, ये तो हमारा बल्कि फर्स्ट चैप्टर होता है हमारी रिसर्च रिपोर्ट में। तो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो रेफरेंस सेक्शन में बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स होते हैं, तो ए एंड सी, यानी ए एंड सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। आप ये कर सकते हैं कि जब तक मैं क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ पढ़ता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है खुद देने की कोशिश कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, द पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। देखिए अगेन रिसर्च, तो रिसर्च रिपोर्ट को भाई पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जो है यहां से जरूर देखने को मिलेगा। तो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या इंक्लूड होता है ये हमें देखना है। डेसिमिनेशन ऑफ फाइंडिंग, यानी जो हमारे निष्कर्ष और जो निष्कर्ष होते हैं उनके बारे में कहा जाता है। रेफरेंस एंड रिव्यू, रेप्लिकेशंस ऑफ मेथड और कंडेंसिंग एक्सपीरियंसेस। तो इनमें क्या हमारे पास मेंशन होता है? तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती है, जो भी हम लोग जो हैं अपने जो भी हम लोग रिसर्च एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जो भी हम लोगों ने थीसिस को यानी अपना वर्क किया है, वो भले डॉक्टरेट का हो या फिर अपना मास्टर डिग्री का हमारा रिपोर्ट हो या फिर किसी भी तरह की रिपोर्ट हो, तो उसके अंदर मेनली जो है हमारा फाइंडिंग्स होती हैं। जो भी हम लोगों ने फाइंडिंग्स करी हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, या जो भी हमारा डिस्कशन रहा है, कंक्लूजन रहा है, साथ में रेफरेंस होते हैं, रिव्यू भी होते हैं, और जो भी मेथड हम लोग लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जो भी आपने वर्क किया है, वो तीनों मेंशन होते हैं। एक्सपीरियंसेस को हम लोग जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें ए बी सी तीनों जो हैं ये हमारे आंसर के पार्ट हैं। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर
क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो है इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो दो तरह के मेथड है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, दोनों के डेफिनेशन आप पढ़ के जाइएगा। इनके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो है यहां पे जरूर पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, ओके। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, हाईली स्ट्रक्चर्ड नेचर, रिलाइज ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, मोर अटेंशन टू द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो देखिए जब हम लोग क्वांटिफिकेशन यानी हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं तो मेनली जो है हमारा मेन वर्क जो होता है, मतलब मेनली जो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट पे होता है। तो कहां पर हम लोग जो है इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करते। तो क्वांटिटेटिव जो होता है वो डेटाबेस्ड होता है। कैसा होता है? डेटाबेस्ड होता है। तो यहां पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डिस्कस करते हैं, और ये जो क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है ये स्ट्रक्चर बेस्ड होती है, यानी इन द सेंस कि हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने को उसको हम लोग कैटेगराइज करके उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी इंक्लूड होगा। रिलाइज ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल्स को भी यूज करते हैं, साथ में उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी जो है हम उन वेरिएबल्स को देते हैं साथ में। अब ये तीनों तो पार्ट हैं, अब कौन सा पार्ट नहीं है? अब यहां पर जो है मोर अटेंशन टू द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ये जो पार्ट है ना ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का पार्ट है, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का। तो यहां पर फोर्थ जो है ये इसका पार्ट नहीं है क्वांटिटेटिव अप्रोच का। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन ना आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड, मतलब ये नहीं दिखेगा बट डेफिनेटली इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, यानी जो हमारा शोध का मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे शोध, तो सबसे पहले जब भी हम लोग बात करते हैं शोध की तो उसमें हम लोग जो है उसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ओके, टू गेन द फैमिलियरिटी विद द फिनोमिना। ओके, देखते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है भाई, ये भी है, हो सकता है। टू गेट अ रिसर्च डिग्री, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जब भी हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जो है अपनी जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वहां पे बात करते हैं। डेफिनेटली रिसर्च डिग्री को लेना वो रिसर्च का पार्ट हो सकता है, बट हर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च डिग्री नहीं होता है। कुछ ऐसी भी रिसर्च होती है जिनका मेन पार्ट जो होता है केवल फाइंडिंग्स को होता है। तो ये जो है ये मेन ऑब्जेक्ट, यहाँ इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये हो सकता है बट ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। टू गेट द प्रोफेशनल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स की बारे में बात नहीं करते क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च के जो कि प्रोफेशनल बेनिफिट को शो ना करते हुए वो उसके पर्टिकुलर डिसएडवांटेज को शो करते हो। ओके, तो ये भी इसका पार्ट नहीं होगा। टू पोर्ट्रेट द एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सिचुएशन, हाँ ये हो सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेन जो रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी फिनोमिना को फैमिलियर होना है। बिल्कुल, फिनोमिना का मतलब होता है किसी भी घटना, कोई भी इवेंट से अवगत होना होता है। अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो अपनी हम लोगों ने परिकल्पना करी है या जो परिकल्पना की है उसको हम लोग वेरिएबल से मैप कराते हैं। तो ये भी होगा। तो ए, बी एंड ई जो है ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो ए, बी, ई जो है हमारा फर्स्ट जो है यही करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब यहां पर जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर आ गए। टाइप्स ऑफ, देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च पर आपको पक्का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च भी अब पॉसिबल नहीं है कि एक ही लेक्चर में हम लोग कर सकें, बट अगर आपको लगता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च पर एक और वीडियो आना चाहिए जो कि स्पेशली टाइप्स ऑफ रिसर्च को बताएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। तो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक शोध में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटकम, आउटपुट,
इनपुट और कॉजेस या आउटपुट एंड आउटकम। ओके, तो यहां पर देखिए जब हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वो ये वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स होते हैं खास तौर से जो हमारे मेनली होते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल मैक्सिमम वेरिएबल जो में हम लोग जो है अपने इनपुट और कॉजेस यानी उनके जो कारण हैं यानी जो उनका इनपुट है, तो देखिए दो चीज होती है बल्कि तीन चीज होती हैं। एक होता है इनपुट जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने वेरिएबल को, एक होता आउटपुट यानी हमारा रिजल्ट क्या है, और एक होता प्रोसेस। ओके, तो इन तीनों के अंदर हम लोग बात करें तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे इनपुट और कॉज को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा थर्ड है। प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर, ये हमारा थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर स्टैटिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन है यानी जो भी हमारा डेटा रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके ऊपर सवाल है। तो इनमें से द डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एक्सप्रेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। दो हमारे पास चर हैं, उन दोनों चरों के बाद में अगर हम लोग सांख्यिकी के बारे में बात करें तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है किसकी के द्वारा हम लोग शो कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ओके, तो यहां पर अगर आप लोग बात करें या आप इसको देखें तो जब भी हम लोग जो बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर की, तो देखिए हम लोग डेटा लेते हैं, डेटा के बाद हम लोग अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी पहले जो होता है हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो जब हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस के अंदर हमारे पास स्टैटिस्टिक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करते हैं। अगेन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए भी हमारे पास बहुत तरह के कोफिशिएंट्स की कोरिलेशंस होते हैं, देन स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, वेरिएंस होता है, मीन डेविएशन होता है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड है, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग जब भी कोई रिलेशन यानी संबंध देखते हैं हम उसे कोफिशिएंट यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट से मेजर करते हैं। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्शन रिसर्च। तो देखिए मैंने बोला था ना टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वेश्चन पक्का आएगा, तो एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपको अपने एग्जाम में मिल सकता है। एक्शन रिसर्च किन तीन मॉडल को फॉलो करता है, डिसिसिव यानी निर्णायक, ऑपरेशनल परिचालन, कोलैबोरेशनल, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो इनमें से चार ऑप्शन है, चार में से कौन से तीन ऐसे मॉडल हैं जिसके ऊपर हमारा जो क्रियात्मक शोध आमतौर पर फॉलो करता है उसको। तो यहां पर जैसे देखो एक्शन रिसर्च को हम लोग बात करें तो एक्शन रिसर्च जो है खास तौर से एक हमारा एक तरह का ऐसा रिसर्च है जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करने पे बेस करते हैं। यानी सपोज करिए मिड डे मील का क्या बेनिफिट हुआ है, तो उस बेनिफिट को देखने के लिए एक अलग तरह का रिसर्च हम लोग करेंगे। तो मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो इस तरीके का खास तौर से हमें जो है एक्शन रिसर्च में देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें ऑपरेशनल पार्ट होता है, कोलैबोरेशन पार्ट होता है। कोलैबोरेशन मतलब जो कॉम्बिनेशंस है, जो आपस में जो एक क्रिया की जा रही है कोलैबोरेट होके, तो क्या वहां पर इसका कोई बेनिफिट हो रहा है। देन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो ये तीनों पार्ट हैं जो है ना ये आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्शन रिसर्च के अंदर। तो एक्शन रिसर्च में जो डिसीजिव होता है ये नहीं होता, क्योंकि उसमें हो सकता है इसके दो या तीन मतलब एक आंसर आ जाए, करेक्ट आंसर आपका ना निकले, बट उसमें जो बेस्ट हमारे पास जो सॉल्यूशंस होता है हम वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहां पर बी, सी और डी यानी जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर। तो प्लीज मार्क 3 एज अ करेक्ट आंसर। 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नॉन सैंपलिंग एरर जो आती है वो किस स्टेट पे आती है, ये हमें उसका स्टेट बताना है। कलेक्शन ऑफ ए डेटा ओनली, राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चनायर और कलेक्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द डेटा। तो देखिए सैंपलिंग एरर जो है तो यहां पे नॉन सैंपलिंग एरर है। कौन सी है? नॉन सैंपलिंग एरर है। तो जो नॉन सैंपलिंग एरर खास तौर से जो आती है वो हमें
जो देखने को मिलता है जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर देखने को मिलता है। देखो, डेटा कलेक्ट करना और प्रिपेयर करना का मतलब यह है, जब आप प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से डेटा ले रहे हैं, उस जगह पर जो है इस तरह की नॉन सैंपलिंग एरर जो है देखने को मिलती है। तो इसमें कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ डेटा इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉन सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर, देन इसमें भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग्स होती हैं। तो वो जो है डिपेंड करेगा जब आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, और यहां पर मैक्सिमम लेवल पर प्रॉब्लम आपके डेटा को कलेक्ट करने में दिक्कत हो। अगर डेटा ही आपका गलत है तो आपकी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन तो गलत आएंगे ही आएंगे। ओके, तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। तो देखिए, मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताया आपको, एक्शन रिसर्च पर, देन अगेन एक और टाइप हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी लागू होते हैं, उन्हें लॉजिकल ऑर्डर पे यानी क्रमबद्ध तरीके से हमें उन्हें बताना है। ठीक है, तो स्टेप्स आपके सामने हैं, मैं इनको पहले पढ़ देता हूं। आइडेंटिफाई द रिसर्च टॉपिक, identify and locate the primary and secondary sources, conduct a background literature review, evaluate the authenticity and the accuracy of the source, analyze the data and develop the narrative exposition of the finding। तो देखिए, मैक्सिमम लेवल पर यही स्टेप्स होते हैं हर टाइप की रिसर्च में। तो अगर हम लोग यहां पर उनके लॉजिकल ऑर्डर की बात करें, तो लॉजिकल ऑर्डर के अंदर अगर हम लोग देखें तो पहले तो भाई हमें रिसर्च को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो ये तो पहला स्टेप होता ही होता है। इसके बाद हमारा होता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू हमारा यानी जो पीछे लोगों ने पहले ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क अगर किया है तो क्या सोर्स है उसका, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग जो है डेटा या जो उसकी सोर्स होते हैं वो गैदर करते हैं। तो जो तीसरा जो हमारा जो आइडेंटिफाई एंड लोकेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज, यानी यहां से डेटा या सोर्स गैदर करने का होता है, ये तीसरा पार्ट होता है। देन इसके बाद जो होता है हम लोग जो है उन सोर्सेस का, देखिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च में डेटा का मतलब होता है उसका सोर्स का पता लगाना। ठीक है, अब ये जो हमने जो डेटा या सोर्सेज जो हमने गैदर करी है, हम उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एक्यूरेसी को मेजर करते हैं, यानी उसको इवेल्युएट करते हैं। तो ये हमारा जो होता है वो चौथा पार्ट होता है। और लास्ट में हमारी क्या फाइंडिंग्स हैं, जो भी हमारी डेटा का जो फाइंडिंग्स होता है उसको हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज अवर पांचवा स्टेप, फिफ्थ स्टेप। तो यहां पर देखा जाए ए, सी, बी, डी और ई, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ द स्कॉलरशिप एंड रिसर्च थ्रू द ऑनलाइन इंटरेक्शन। तो इनमें से कौन सा जो है स्कॉलरशिप और उसके रिसर्च पर इंपैक्ट करता है जब हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं? तो ये खास तौर से अभी के जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से दिया गया है सेंटोमेट्रिक्स, एल्कमेट्रिक्स, बिब्लोमेट्रिक्स और लेब्रामेट्रिक्स। तो यहां पर हमें इंपैक्ट ऑफ स्कॉलरशिप एंड रिसर्च, यानी अगर पर्सन को स्कॉलरशिप दी जा रही है और उसकी रिसर्च यानी उसके किस तरह का रिसर्च किया है, अगर इनको हम लोग जो है मेजर करें ऑनलाइन इंटरेक्शन में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं ऑल्ट मैट्रिक्स। तो ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट फैक्टर है आपका। तो ऑल्ट मैट्रिक्स जो है इसको प्लीज मार्क करिएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें यहां पर एक्शन रिसर्च के अंदर जो स्टेज आती हैं उनको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अभी मैंने एक्शन रिसर्च आपको बताया था, तो एक्शन रिसर्च के अंदर कौन कौन सी स्टेज आती हैं उनको हमें बताना है। जैसे अभी आपके सामने 4 स्टेज दे रखी हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? एक्ट, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, देन प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी चीज को, इवन एक्शन रिसर्च के अंदर हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, दूसरे में हम लोग एक्शन करते हैं यानी एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन अवर प्लानिंग, यानी जो भी हम लोगों ने प्लान किया है उस प्लान के मुताबिक हम अपना कार्य करते हैं। तीसरा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है जो भी हमारा एक्शन था उसके ऊपर चिंतन करते हैं। ठीक है, और जो चौथा है हमारा वो जो है
वो होता है हमारा, क्या होता है, सॉरी, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा हमारा, यहां पे ऑब्जर्वेशन होगा। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन, यानी क्या हमारा निरीक्षण रहा है, ये तीसरा है। और लास्ट में होता है रिफ्लेक्शन, यानी जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, यानी जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पर हमारी क्या फाइंडिंग्स है, क्या कंक्लूजन हमें, ठीक है। तो ये रहता है, तो प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? DACB। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको भले ही ऐसे क्वेश्चन ना मिले पर इन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा। भाई इन वीडियोस को बनाने में हमारी टीम की काफी बहुत मेहनत लग रही है। आप डेफिनेटली इस वीडियो को अगर लाइक कर सकें तो जरूर लाइक करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, या डैश इज मेनली कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, यानी इसमें जो हमें जो रिसर्च, देखिए यहाँ पे अनुसंधान नहीं बोलेंगे, इन्हें शोध बोलेंगे। तो ये मैंने, आप जरा इनको हटा लीजिएगा। मात्रात्मक शोध, मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध और गुणात्मक शोध, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से गूगल से ट्रांसलेट किया है, हिंदी में लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो गूगल से ट्रांसलेट है, तो भाई इसको थोड़ा माइंड मत करेगा, यहाँ पे लिखना शोध है, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शोध है जो कि सामान्यकरण और उसके किसी भी थ्योरी, यानी जो भी हम लोग खास तौर से कोई पद्धति दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, उनमें जो है सिद्धांत दे रहे हैं, उनमें रोल प्ले करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आपको जो है उस पर्टिकुलर रिसर्च का नाम बताना है। तो देखिए खास तौर से जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है, यानी जो मौलिक शोध होता है हमारा, जिसे हम लोग फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग किसी जो थ्योरी है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। अब हो सकता है वो थ्योरी एक पे लग रही हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लग रही हो, कॉन्सेप्ट पे, एक पर्टिकुलर चीज पे लग रही हो, हम उस थ्योरी को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब ये होता है हम कोशिश करते हैं उस थ्योरी को दूसरे सब्जेक्ट के अंदर लगाने को। ओके, तो इसलिए जो मौलिक शोध होता है वो कंसर्न करता है जनरलाइजेशन ऑफ द थ्योरी। ओके, तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्टडीज दैट आर कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप, यानी हम लोग जो है कौन सी ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग खास तौर से मेनली कोई पर्सन है या ग्रुप है, उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी उनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो उसमें कौन सा वो पर्टिकुलर जो है स्टडीज आएगा? अप्लाइड रिसर्च आएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा या हिस्टोरिकल रिसर्च आएगा। देखिए अगेन यहाँ पे अनुसंधान नहीं है, ये शोध है। कैसे है? शोध है, याद रखना है, शोध है, ठीक है। तो देखिए खास तौर से जो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जो वर्णनात्मक शोध होता है, वो हमारे ग्रुप और इंडिविजुअल लेवल पर होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं। क्योंकि बाकी जो अप्लाइड रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, इनका जो दायरा है वो फिक्स है, उन्हें क्या करना है इन्हें पता है। बट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वहां पर हम लोग पर्टिकुलर इंडिविजुअल यानी कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन बेस या कोई ग्रुप के बेस पर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, उनको जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनका वर्णन करते हैं। ओके, तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। दूसरा जो है वो करेक्ट आंसर, याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अवलोकन बेस्ड। तो द डैश ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व मेंटेनिंग अ डिटैच इंस्टेंस, यानी आप अपने को अलग कर लेते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके पर्सन के बिहेवियर से बिल्कुल भी जो है आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बिल्कुल भी इंफ्लुएंस नहीं होता, बिल्कुल भी उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। तो कौन सा ऐसा अवलोकन है जिसके अंदर हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं उसमें उस पर्सन के बिहेवियर का इंपैक्ट हमारी ऑब्जर्वेशन पे नहीं है? तो ये आपको ये बताना है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जिसको हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, यानी वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई एक इवेंट हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन से
हमें जो है बिल्कुल भी एक तरीके से क्या बोले हैं कि हमें बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, यानी हम लोग दूर से, मैंने कुल मिलाकर हम लोग उन पर्सन या ग्रुप के हम लोग पार्टिसिपेंट नहीं है, हम लोग नॉन पार्टिसिपेंट हैं। सपोज करिए आप किसी को स्टडी कर रहे हैं, अब डेफिनेटली आपने जो फाइंडिंग्स हैं आपकी, या आपने जो कुछ भी निकाला है, तो उस पर आप जो है बायस हो सकते हैं, पर कोई दूसरा पर्सन जो है उसको देख रहा है, तो उसको उसको जज करने का जो एक जो स्टैंडर्ड होगा, स्केल होगा, वो हो सकता है आपसे अलग हो, क्योंकि वो हो सकता है उसका एक्सपर्ट है और वो जो पर्सन है उस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, तो उसका जो देखने का तरीका, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपसे अलग होगा, क्योंकि वो उसका पार्टिसिपेंट नहीं रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट का या ग्रुप का, या किस जिनको भी वो स्टडी कर रहा था। तो यहां पर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन गैर सहभागी अवलोकन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन रिसर्च ट्रायंगुलेशन, यानी जो त्रिकोणीय जो होता है वो क्या कहलाता है। तो त्रिकोणीय को अगर बात करें तो मैं सीधा इसका आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो देखिए त्रिकोणीय का मतलब ये होता है, एक टॉपिक है, हम लोग जो है एक से ज्यादा मेथड से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑन द सेम टॉपिक, ये जो है ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है। तो आप जो है मोर देन वन मेथड आप जो है लगा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रायंगुलेशन का मतलब आपको लगेगा त्रिकोणीय, बट ये त्रिकोणीय नहीं, ये आपके नंबर ऑफ मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर एक से ज्यादा मेथड आप मतलब ले रखे हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑन द सेम टॉपिक, तो वो उसका जो है करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। तो अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी सॉरी, एक तो सैंपलिंग मेथड होते हैं, एक तो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड और एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड नहीं है, नहीं है, ओके। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, कन्विंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग, ओके। तो यहां पर आपके जो सैंपलिंग मेथड हैं आपको बताना है कि कौन सा जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड नहीं है, यानी वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है ये जो है आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, ठीक है। तो इसको प्लीज इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के ऊपर आएगा, इसके टाइप्स पढ़ के जाएगा, पेपर में डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड को भी लेके आता हूं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जर्विंग अ ग्रुप विदाउट इंटरफेयरिंग इन इट्स नॉर्मल एक्टिविटी इज रेफर्ड एज। अभी मैंने बताया था आपको, जब हम लोग किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और उनके उस पर्टिकुलर ग्रुप मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिना उसके मतलब उसके कारकों में हस्तक्षेप किए बिना उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे। ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन, ऑब्जर्वेशन अंडर अनस्ट्रक्चर कंडीशन, ऑब्जर्वेशन अंडर नेचुरल कंडीशन, ऑब्जर्वेशन अंडर स्ट्रक्चर कंडीशन। तो ये आपके सामने ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग जो है उसके नेचुरल कंडीशन के अंदर ही ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि तभी वो जो क्योंकि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरह से वो नॉर्मल अपनी, जैसे सपोज करिए कोई पर्सन है, अब आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ते कैसे हैं मुझे ये देखना है। अब अगर मैं आपके सामने किसी टीचर को ला दूंगा, डेफिनेटली आपको आप जो पढ़ते हैं तो आप जिस हिसाब से पढ़ते हैं उसको मेजर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली टीचर के सामने तो आप अच्छा ही पढ़ेंगे, मतलब उसका कोई ना कोई रोल तो आपका अंदर आएगा। 1 घंटा बैठे तो हो सकता है 1 घंटा आपका जो आउटपुट आए वो बेस्ट आए। तो जो नेचुरल कंडीशंस में हम लोग जो देखते हैं, मेजर करते हैं किसी भी ग्रुप को, किसी भी एक्टिविटी को, वो जो होता है वो बेस्ट होता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा थर्ड है। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ओके,
अब देखिए यहां पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ये तीनों जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तीनों जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अब ये तो करेक्ट आंसर होंगे नहीं, तो कौन सा होगा? जजमेंट सैंपलिंग, क्योंकि ये जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अगर शेयर कर दे तो भाई बहुत अच्छी बात है। इन वीडियोस को बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत हो रही है, क्वेश्चंस कलेक्ट करके ला रहे हैं, और भी ये वो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। ओके, आप देख लीजिएगा, पेपर आपका आने वाला है, आपको समझ में आ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन मैंने सैंपलिंग के ऊपर क्वेश्चन लिया है। इन अ सैंपलिंग प्रोसीजर if you select every 10th name on a list on every 15 house on a street is known as, यानी आपको एक सैंपलिंग प्रोसेस है आपके पास, हर 10वां नाम आपको सेलेक्ट करना है जब भी 15 घर हो जाएं। अब ऐसी सैंपलिंग को क्या कहेंगे? तो आपका जो चुनने का जो प्रोसेस है वो एकदम फिक्स है। मान लो 10, मेरे पास 100 लोग हैं, अब 100 लोगों में से हर चौथे आदमी को मुझे चूज करना है, चौथा किया, 8वां किया, 12वां किया, 16वां किया, 20वां किया, फिर 24, ऐसे ही। तो इस तरह की सैंपलिंग मेथड को क्या कहते हैं? डेलिब्रेट सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो इस तरीके के मेथड को, सैंपलिंग मेथड को क्या कहोगे, ये हमें आपको बताना है। तो इस तरह की मेथड को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ओके, वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो अलग होता है, रैंडम में आता है, कुछ भी आप ले लेते हैं, वो रैंडम है। बट यहां पर सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है ये करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड? ओके, इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नहीं है? ग्राउंडेड थ्योरी, हार्मेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल या एथनोग्राफी। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये क्वालिटेटिव है, हार्मोनिस्टिक ये भी क्वालिटेटिव है, बट जो एथनोग्राफी वो भी है, बट जो एक्सपेरिमेंटल जो है ये क्वांटिटेटिव थ्योरी में ज्यादा रोल प्ले करता है और ये उसमें आता भी है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव थ्योरी जो है ये आपका पार्ट नहीं है रिसर्च मेथड का। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था एक थोड़ा सा लेंथी वीडियो आप लोगों के लिए। अगर कोई सवाल आपका रह गया है ना तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, और डेफिनेटली यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ में हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी जो है उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आज के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।